पहला सुना में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। अमरीश मलिका, संदीप वागले, विश्वेश चौहान और साथ ही किरण जाधव। बता दें आपको किस तरह की होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी 13 अंक ऊपर है इस वक्त, 8,900 के ऊपर ही खुलेंगे। ये संकेत पहला आता हुआ दिख रहा है। 8,920 ये कल हमने हाई बनाया है, देखना है उसके ऊपर खुल पाते हैं या उसके आसपास खुलते हैं। एशियाई बाजारों पर रखिए नजर। हांगकांग शानदार 190 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। रुपए की चाल पर भी हम आज नजर रखेंगे क्योंकि कल बाजार बंद थे, करेंसी मार्केट और फिक्स इनकम डेट मार्केट बंद थे। आज एक दिन की छुट्टी के बाद खुलेंगे और कल मुंबई में इलेक्शंस थे। यहाँ महानगर पालिका के और रिकॉर्ड वोटिंग हुई है 55% के आसपास की। आप लोगों को लगेगा देश भर में कि 55% ये क्या कोई वोटिंग है, लेकिन मुंबई के लिए रिकॉर्ड है, अब तक की हाईएस्ट वोटिंग हुई। तो चलिए, करेंसी मार्केट 66.92 पर बंद हुआ था परसों। डॉलर इंडेक्स 101.50 के पार निकलने के बाद 101.25 के आसपास है, थोड़ा सा नीचे आया। सांत्वना वाली बात है। यहां पर हम शुरुआत करेंगे। इस बीच हमारे साथ निर्मल मंग सिक्योरिटीज के फंडामेंटल एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। मेहरबून सर, क्या 8,900 के ऊपर खरीदारी करने की हिम्मत है या थोड़ा डर लग रहा है? और खरीदारी करना चाहते हैं तो कहां करना चाहते हैं, ये बताइए सर। अरे जो आपने और हमने मार्केट देखा इतने सालों से, हमें समझना चाहिए कि मार्केट में 3 फैक्टर्स बहुत काम आते हैं। एक है फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन जो थोड़े से महंगे हो गए, जरूर महंगे हो गए। दूसरी सेंटीमेंट जो थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी है, लेकिन इतनी ज्यादा कॉम्प्लेसेंसी मिली। और थर्ड है लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी फैक्टर से जो मार्केट ने जोर पकड़ा है उसके सामने हमें चैलेंज करना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। एंड इफ वी हैव एन इलेक्शन वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी, आई प्रॉमिस यू द राइट फ्रॉम नाउ विल बी सो शार्प कि काफी लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि मार्केट में जोर से क्यों बढ़ रहा है। वैल्यूएशन महंगे है, सेंटीमेंट भी है, ठीक है, लेकिन देयर आर ग्लोबल फैक्टर्स, यूएस, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, पीपल विल गो ऑन सेइंग द मार्केट विल कीप ऑन गोइंग अप। आई थिंक दैट इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी। तो पहले मैं समझता हूं कि ये टाइम नहीं है एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का, बट ये टाइम अभी भी है, बरकरार है कि आप लॉन्ग टर्म, आप शॉर्ट टर्म एंगल से ट्रेडिंग करते जाओ ऑन द लॉन्ग साइड। सो येस, आपके सवाल का वन लाइन का जवाब, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड if we continue to march on the higher side, despite US Fed meet next month, despite UP election verdict next month, despite Donald Trump tax cut announce करेगा, डॉलर इंडेक्स वापस एक बार बढ़ सकता है। ऑल दिस बावजूद अपनी जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी है उसे मैं चैलेंज नहीं करना चाहूंगा। मैं समझूंगा कि आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट कैन कंटिन्यू टू गो अप, लेकिन हमें ग्लोबल फैक्टर्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ कंटिन्यू टू ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड डिस्पाइट फीलिंग समवेयर कि मार्केट थोड़ा महंगा हो गया है। परफेक्ट। तो तेजी करें और तेजी करें लोकल फैक्टर्स पर। अगर करेक्शन आना है, बाजार थोड़े ढीले होने, तो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल फैक्टर की वजह से होंगे, ये कह रहे हैं मेहरबून सर। चलिए, रुपए की हो चुकी है शुरुआत 3 पैसे की कमजोरी के साथ 66.95 पर, और डॉलर इंडेक्स इतना बड़ा है तो थोड़ा तो रुपया को कमजोर होना भी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कोई खास कमजोरी है नहीं। 67 रुपए का जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उसके ऊपर बने रहने में कामयाब है रुपया। इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत हो चुकी है। 42 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी 64 अंक नीचे, और उसकी वजह है कि आईसीआईसीआई बैंक नीचे है 10%। बहुत लोग ये भाव देखना चाहते हैं, वहां खरीदना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी आता है 10% नीचे। एचडीएफसी 3% नीचे, एक्सिस 2% नीचे, टाटा स्टील 1% नीचे, मजबूत है बॉश 2% ऊपर। पावर ग्रिड, कोल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों में थोड़ी बहुत खरीदारी होती दिख रही है। ये इस वक्त का रुझान है। एक और स्टॉक जहां पर मैं बात करना चाहता हूं वो है एक्सिस बैंक। ये बताएं, चार्ट देखकर एक्सिस बैंक में क्या कोई खरीदारी का मौका बनता है? किरण, आपके लिए सवाल है। जिस तरह की खबरें चल रही है, इनकी सूची की हिस्सेदारी के लिए भी कई दावेदार सामने आ रहे हैं। मर्जर की खबरें, खंडन, ये सब कुछ बड़ा एक्शन में दिख रहा है न्यूज फ्लो की वजह से। चार्ट पर क्या है सिचुएशन? अनिल जी, जिस तरीके का मोमेंटम हमने कल देखा, करीबन 490 से 508 का लास्ट एक डेढ़ घंटे में बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर गया है। मेरा सपोर्ट इधर 495 का है, तो इसके नजदीक अगर मिलता है तो बाय करना चाहिए। 490 का स्टॉप लॉस 5 रुपए के रिस्क लेके, और वापस एक बार ये स्टॉक अपवर्ड मोमेंटम में जाते हुए देखना चाहिए। पर अगर 495 के नीचे चलता है तो फिर बाय करने की सलाह नहीं होगी। अच्छा, कॉल ऑप्शंस के जरिए विश्वेश आप कह रहे हैं एक्सिस में पोजीशंस बनानी चाहिए, बताइए अपनी रणनीति। जी हेमंत जी, अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप अलॉन्ग विद द प्राइस मूव इज इंडिकेटिंग कि शायद यहां से और 3-4% की मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी कल है। तो मुझे बहुत ही कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी लग रही है कि आप 500 का कॉल ऑप्शन खरीदे, जो कल के क्लोजिंग के हिसाब से ₹8.75 था, और 520 का कॉल ऑप्शन बेचे जो ₹3.75 था। तो नेट ₹5 का डेबिट पड़ेगा, आपका कॉस्ट पड़ेगा। अगर 505 के ऊपर जो एक्सपायरी आती है तो आपका ब्रेक इवन होगा। और मेरा
मानना है कि 520 तक एक्सिस बैंक एक बार जा सकता है। तो ये जो स्प्रेड है जो आप 5 रुपए में लॉन्ग करते हो वो 15 से 20 रुपए तक का हो सकता है। अगर आज के दिन में अगर नीचे खुलता है एक्सिस बैंक तो मेरे ख्याल से जो 500 का कॉल ऑप्शन है वो थोड़ा और सस्ता मिलेगा, तो आपका जो 5 रुपए का स्प्रेड है वो शायद 3 रुपए में पड़े। और मेरे हिसाब से एक्सपायरी के लिए अगर किसी को एक्सिस बैंक लॉन्ग करना है तो 3 रुपए में एक्सपायरी के लिए काफी अच्छी ट्रेड हो सकती है, अपसाइड में 15 से 20 रुपए हो सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए एक्सिस बैंक पर विश्वेश की तरफ से। कॉल ऑप्शन खरीद कर भी आप कर सकते हैं जी। एक्सपायरी यानी आज और कल के लिए 500 का कॉल खरीदें, 520 का बेचें, कॉस्ट हो जाएगी कम। 15 से 20 रुपए तक के टारगेट के लिए तेजी करने का इरादा है उनका। चलिए, ये एक बेहतरीन पिक। आइए, आपके लिए ट्रेडिंग पिक्स कौन सी होगी आज के लिए कारगर। मिलता है आपको पूरा अपडेट 7:30 से 8 के बीच में, जब खेला जाता है स्टॉक 2020 का मैच हमारे दो कैप्टन के बीच में, और दोनों कैप्टन 10-10 प्लेयर्स के साथ अपनी टीम बनाते हैं। तो देख लेते हैं आज कौन से हैं वो 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। और कल तो हेमंत कितने 6% रिटर्न आए, 6%, और दोनों की टीम के मिला के कितने हुए, शायद 10%, डबल डिजिट रिटर्न्स। माय गॉड। चलिए, ऐसी धुआंधार टीम आज भी बनी है दोनों कैप्टन की, डालते हैं नजर। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, और आज पावर सेक्टर और खासतौर पर सरकारी पावर कंपनियां फोकस में रहनी चाहिए आपके। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स पर सिलेक्टर्स बुलिश हैं, मंगलम टिम्बर्स में कुछ आगे चलकर अच्छी खबरें आ सकती हैं, इसलिए इस पर रखिए नजर। निवेली लिग्नाइट, जिसको अब आप एनएलसी इंडिया के नाम से भी जानते हैं, यहां पर भी रखिए नजर। पावर ग्रिड, एनएचपीसी, एसजेवीएन, ये कुछ और सरकारी कंपनियां हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, पावर से जुड़ी हुई ये कंपनियां। स्पाइसजेट और जेट एयरवेज में अच्छी रैली देखने को मिलेगी आज के सत्र में, और एंड्रू यूल एक और सरकारी कंपनी जिसको आज सिलेक्टर्स ने फ्री हिट का दर्जा दिया है। साथ ही भेल जैसी कंपनियों पर भी रखिए नजर, यहां पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। मेरी टीम में डाली, यहाँ पे भी खबरों के आधार पे फोकस किया गया है। टाटा मोटर्स वोक्सवैगन के साथ एक टाइप की बात चल रही है, वो पॉजिटिव। बीएल का ओएफएस है आज, वो सेक्टर सुरक्षा खरीदारी करनी चाहिए, वहां पे मौका मिलेगा। पेट्रोनेट एलएनजी, यहाँ पे भी खबरें चल रही है, ऑयल सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रहा है। एनटीपीसी पावर की जो बात लगातार चल रही है उसका फायदा इसको मिल सकता है। अलंकित और डेटावेटिक्स ग्लोबल, इन दोनों को नजर पर रखिए, क्योंकि तमाम जो है ई गवर्नेंस से जुड़े हुए काम इनको मिल रहे हैं। एनएफएल एक वैल्यू पिक के तौर पर उभर के सामने आया, फर्टिलाइजर कंपनी, वहां पर नजर रखिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स, उम्मीद की जा रही है शायद एक और ऑफर आएगा, ओपन ऑफर, तो उसकी वजह से फायदा हो सकता है। टीसीपीएल पैकेजिंग कंपनी है, वैल्यू पिक है, बहुत बढ़िया कंपनी है, इस पर नजर रखिए। और पुंज लॉयड डिफेंस प्ले है, इसमें हाल में इनको एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है, तो उसकी वजह से इसमें खरीदारी बनती है। ये वो स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए, लेकिन आइए अब जानते हैं आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा है। लंबे अरसे बाद जो सेक्टर अब फ्लेवर में आ रहा है, पावर उसी स्पेस की एक कंपनी, ये कंपनी है पीटीसी इंडिया। 1999 में इस कंपनी का गठन हुआ था। ये कंपनी पहले पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी और एक पायनियर है। इसी कंपनी ने इस देश में पावर मार्केट की शुरुआत करी थी। इस कंपनी का कारोबार समझिए, ये कंपनी तमाम इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट होती है तमाम फॉर्म्स में, चाहे वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो कैप्टिव पावर प्लांट्स हों, तमाम बाकी जनरेटिंग कंपनीज हों, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हों, उनसे पावर खरीद कर एसईबीज को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, बल्क पावर कंज्यूमर्स को बेचने का काम करती है। यानी कि आसान शब्दों में, जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है, ये कंपनी पावर की ट्रेडिंग के कारोबार में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जहां पे लार्ज पावर प्रोजेक्ट से ट्रेडिंग होती है, और साथ साथ जो डिमांड सप्लाई के मिसमैचेस पूरे देश भर में देखने को मिलते हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी ये कंपनी करती है। तो पावर ट्रेडिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली एक लीडर है, ये इसका कोर कारोबार है। लेकिन इस कंपनी की दो सब्सिडरीज हैं। पहली सब्सिडरी है पीटीसी एनर्जी, जो 100% सब्सिडरी है इस कंपनी की, और जिसका ऑब्जेक्टिव है एसिड बेस डेवलप करने का। और पीटीसी इंडिया ऑफ लेट जितना सरप्लस कैश जनरेट कर रही है, वो इसी सब्सिडरी पीटीसी एनर्जी में डाला जा रहा है। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तमाम इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। इस क्वार्टर में ही 240 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनलाइज होने वाले हैं। कुल ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़कर 290 मेगावाट हो जाएगी, और उसके लिए ऑलरेडी 50 मेगावाट के पीपीए साइन कर चुकी है। बाकी पीपीए एक्सपेक्टेड है कि शॉर्टली साइन हो जाएंगे।
दूसरी और ज्यादा जानी मानी सब्सिडरी है इस कंपनी की पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे आप पीएफएस के नाम से जानते हैं। एक लिस्टेड एंटिटी है। हाल में पेरेंट पीटीसी इंडिया ने इस कंपनी में 310 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट रूट से 60% का हिस्सा बढ़ाकर 64.99% कर दिया, यानी कि ऑलमोस्ट 65%। ये जो कंपनी है ये जितनी पावर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके फाइनेंसिंग का मूलतः काम करती है और रोबस्ट ग्रोथ इस कंपनी के बिजनेस में देखने को मिल रही है। इनके अलावा ये कंपनी पीटीसी इंडिया कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी लगातार करती रहती है, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट्स के मैं नाम लूंगा। तीस्ता ऊर्जा, सिक्किम में 1200 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लग रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 7% का स्टेक इस कंपनी के पास है। और एक जेवी कंपनी एथीना एनर्जी वेंचर, जिसमें पीटीसी इंडिया ने हाल में 150 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करें, जिसमें अथीना ग्रुप और आईडीएफसी इसके पार्टनर्स हैं। तो पावर ट्रेडिंग का मेन कारोबार, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स कर रही है पीटीसी एनर्जी के जरिए रिन्यूएबल स्पेस में। उसके अलावा पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि फाइनेंसिंग का काम करती है और तमाम इन्वेस्टमेंट्स। ये वो पूरा पावर और इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो इस कंपनी में। बेहद स्ट्रांग ग्रोथ आपकी स्क्रीन पर। इस कंपनी की जो ट्रेडिंग यानी कि मिलियन यूनिट्स में जो ट्रेडिंग हुई है जब से शुरुआत हुई है, 54% का पिछले 16 सालों का सीएजीआर ग्रोथ है और टर्नओवर 55% का पिछले 16 सालों के इंसेप्शन से ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर करी है। तो बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस है और जब से सस्टेन ट्रेडिंग शुरू हुई है इलेक्ट्रिसिटी की इस देश में, नंबर 1 पोजीशन यानी कि नंबर 1 पे ये कंपनी खड़ी हुई है। बहुत स्ट्रांग डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड है। लगातार पिछले कई सालों से डिविडेंड में मार्ग इजाफा देखने को मिल रहा है और इस समय डिविडेंड रेट 25% के आसपास इस कंपनी का है। 2700 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन कल की क्लोजिंग पे था इस कंपनी का। इसकी सब्सिडी जो है पीएफएस, उसी का मार्केट कैप 2650 करोड़ रुपए का है। 65% स्टेक इस कंपनी के पास है, यानी कि उसका मूल्यांकन 1700-17.25 करोड़ रुपए के आसपास वैसे ही आ जाता है। तो अगर आप इस कंपनी को वैल्यू करना चाहते हैं तो कोर बिजनेस पावर ट्रेडिंग को वैल्यू करें, दोनों सब्सिडरीज के वैल्यूएशन को अकाउंट करें, तमाम इन्वेस्टमेंट्स को एड अप करें और इस कंपनी की बुक्स पे कैश, Q2 के एंड पे इस कंपनी की बुक्स पे 235 करोड़ रुपए का ऑलरेडी कैश था। और जब आप वैल्यू कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखें। हाल में 445 मेगावाट का लॉन्ग टर्म पावर कॉन्ट्रैक्ट करा है इस कंपनी ने। इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को बढ़ा रही है ओपन एक्सेस रूट के जरिए। अगले 2 सालों में जिस तरह की कैपेसिटीज कमीशन होने वाली है, वॉल्यूम्स में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट का खुद का कहना है कि लॉन्ग टर्म जो एग्रीमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग होती है 40% से बढ़कर इस साल के एंड में 50% हो जाएगी और आगे भी इजाफा होगा। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में महज 4 पैसे का मार्जिन होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में 7 पैसा प्रति यूनिट का मार्जिन देखने को मिलता है। आसान शब्दों में इस कंपनी के मार्जिन मार्क्ड इंप्रूवमेंट आगे दिखाएंगे। यही नहीं, ये कंपनी 350 मेगावाट का विंड और सोलर पावर प्रोजेक्ट खड़ा कर रही है। पावर ट्रेडिंग में 6 से 7% के आरओईज होते हैं। इस कारोबार में 16 से 17% पोस्ट टैक्स आरओई ये कंपनी कमाएगी। रेलवेज और तीस्ता ऊर्जा से अब आपको कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी जिस तरह के पावर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जिस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ इस देश में है, इस स्पेस में आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। तो ये कारोबार ऐसा है जिसमें अर्निंग्स की स्टेबिलिटी नजर आती है, पोटेंशियल मार्जिन इंप्रूवमेंट्स होंगे जैसे जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बढ़ती हुई नजर आएगी। कोर आरओईज वैसे ही इंप्रेसिव है और करंट वैल्यूएशंस पे स्टॉक फेवरेबल नजर आता है। एक सक्सेसफुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये कंपनी एग्जांपल है। प्रमोटर्स का 16% स्टेक, प्रमोटर्स में एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। म्यूचुअल फंड्स के पास 14%, एफपीआई के पास 31% और इंश्योरेंस कंपनीज के पास 13% की होल्डिंग है। रोज 52 हफ्तों के नए हाइज लगा रही है, पर फिर भी ध्यान रखें अभी भी 100 रुपए के नीचे है। एक समय था ये स्टॉक 200 के आसपास कामकाज करता था। रिडाप रखें इस कंपनी को। अच्छा, तो रडार पर रखें। और मुझे लगता है लोगों ने पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल जो छोटा वाला पीएफएस के नाम से जाना जाता है ना, उसको भी रडार पर रखना शुरू कर दिया। देखिए प्री ओपनिंग सेशन में ये भी 4% की मजबूती के साथ खुल रहा है। लेकिन मुझे याद आता है पीटीसी इंडिया ये वो स्टॉक है जिस पर आप काफी समय से बुलिश थे और आपने काफी सारी खबरें भी बताई थी। अच्छा, ये शेयर लगातार वहां से 52 वीक्स हाईएस्ट लगा रहा है, कल भी लगाया। बिल्कुल, मेरे ख्याल से 72-75 रुपए की रेंज है। और एक्चुअली उस समय बड़े डेवलपमेंट हुए थे। इन्होंने उदय स्कीम में जो 3 या 4 राज्य, आसाम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अगर मेरी मेमोरी सही है, तो ये 4 राज्यों ने जब उदय स्कीम में शामिल हुए, तो इसके बाद इस कंपनी के लिए बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए, क्योंकि वहां से जो इनके कर्ज है करीबन 1500 करोड़ रुपए के आसपास का कैश इनफ्लो इनके लिए बन जाता है। तो वो एक बड़ा गेम चेंजर था और उस वजह से स्टॉक एक अच्छी मजबूती में आया। लेकिन अभी भी
अपसाइड बन सकती है इन कंपनी में। एक और चीज बताना चाहता हूं, अब शायद प्राइस बढ़ने के बाद मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जिस समय मैं रिकमेंड कर रहा था उस समय स्टॉक में 5 से 6% का डिविडेंड यील्ड था। ठीक बात है। तो डिविडेंड यील्ड भी अगर 4%, 4.5% भी डिविडेंड यील्ड हो तो कितना बढ़िया तो तब आपको पसंद था। और देखिए आज हमारे दो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, किरण यादव जी कह रहे हैं यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी, संदीप बागले जी को भी पावर सेक्टर में हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था ये शेयर अच्छा लगता है, और आशीष का तो जैकपॉट स्टॉक है। अच्छा, आज पावर कंपनियों का दिन ही है बिल्कुल, क्योंकि कैबिनेट की बैठक 10 बजे होने वाली है और 10 बजे बड़ी ऐलान सब्सिडी रिलेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए निकल कर आने वाली है। और पीएसयूज में कुछ तो बड़ा हो रहा है। आप देखिए अलग अलग तरह की खबरें आती हुई, आज ये भी खबर है कि एचपीवीपी का विलय ओएनजीसी के साथ हो सकता है। तो एक सेगमेंट ओवरऑल जो फोकस में है वो तो पीएसयू पैक है। और आज आप सुबह भी कह रहे थे कि सरकारी कंपनियों को कल और आज दोनों ही दिन हमने सरकारी कंपनियों को चुना है जहां तेजी बन सकती है। लेकिन एक और स्टॉक मैक्स फाइनेंस, इसके चार्ट पर राय ली जाए किरण से। किरण, कल जो बड़े ब्लॉक्स हुए उनमें गोल्डमैन सैक्स को तो बेचना था, लेकिन बिरला और एसबीआई जैसे म्यूचुअल फंड खरीदते हुए नजर आए। क्या है इन लेवल्स पर खरीदारी की जाए या निचले स्तरों का इंतजार करें? लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न अनिल जी बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट करीबन 560 के करीब ही है। कल के लोग उसके नीचे गए नहीं और उधर से एक छोटा सा पुलबैक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन 586-87 पे है। ये अगर निकल जाए तो वापस ये स्टॉक में जो मोमेंटम था 4 दिन पहले वो वापस आता हुआ नजर आएगा। टेक्निकली चार्ट अच्छा है तो मैं लोअर साइड पे बाय करने की सलाह दूंगा और 586 के ऊपर एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा। ओके, 586 की पार निकले तब बड़े मजबूती से खरीदें, ये एक अच्छा संकेत हो सकता है आपके लिए। आज बस बाजारों के खुलने की तैयारी है। प्री ओपनिंग सेशन में हम कहां सेटल होंगे? वाह, मजबूती है और बहुत ही बेहतरीन है। 23 पॉइंट ऊपर है। कल 8,920 का हाई हमने जो बनाया उसके पार निकलकर खुलेंगे। 20,900 के पार खुलने की तैयारी निफ्टी की 21,000 की तरफ बढ़ता हुआ। मिड कैप इंडेक्स मजबूत है। सेंसेक्स 60 अंक ऊपर खुलता हुआ। तो तमाम इंडेक्स हरे निशान में मजबूती के साथ खुलेंगे। जैसा हम कह रहे थे कि सरकारी कंपनियों का दिन होगा। आज टॉप 5 जो निफ्टी में गेनर है प्री ओपनिंग सेशन में, आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दे तो बाकी 4 सरकारी कंपनियां हैं। पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ओएनजीसी, बेल और इनफैक्ट एनटीपीसी को भी गिन सकते हैं आप। आइए तो शुरुआत करते हैं आज की पारी की पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर। मजबूत शुरुआत भारतीय बाजारों की होती हुई दिख रही है। 20 अंक ऊपर है निफ्टी और 96 अंक ऊपर सेंसेक्स है। सेंचुरी मारने के मूड में 40 अंकों की तेजी मिड कैप इंडेक्स में और 35 अंक ऊपर खुलता हुआ बैंक निफ्टी। 1% मजबूत एक्सिस बैंक टॉप गेनर, पावर ग्रिड, भेल उसके ठीक पीछे। टाटा मोटर्स में वॉक्सवैगन के साथ जॉइंट वेंचर की खबरें जो आ रही है उसके चलते यहां तेजी होती दिख रही है। एक्सिस बैंक 1% मजबूत खुला है। टाटा डीवीआर भी मजबूत है। आईटीसी जैसा दिग्गज योगदान देता हुआ 0.5% की तेजी के साथ। ओएनजीसी 1% मजबूत और यहां से निफ्टी में अच्छी मजबूती आती दिख रही। तो फिर कमजोर क्या है? कोई खास स्टॉक्स वैसे है नहीं। आइडिया सेल्यूलर 0.5% कमजोर। आइए वायदा कारोबार में बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो आज अपना ऑफर फॉर सेल खोल रहा है, 2.5% का नुकसान यहां पर होता हुआ दिख रहा है। कैस्ट्रोल कमजोर नतीजे के बाद 2% नीचे, कमजोर तो नहीं, इनलाइन थे लेकिन पहले ही चल चुका था शेयर, इसलिए थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है। मजबूत क्या है? जस्ट डायल, आज फिर से मजबूत 515, कल 510, 515 का टारगेट वागले साहब बता रहे थे, वहां पहुंचता हुआ। यूनियन बैंक 1.5% मजबूत है। मदरसन सुमी में 1% के आसपास की तेजी। मदरसन भी हमारे एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया था, आज यहां से तेजी बनती हुई दिख रही है। रिलायंस ये देखिए 1100 पर आता हुआ दिख रहा है। तो आज की मजबूती में काफी कुछ योगदान रिलायंस का है। मन बिल्कुल, और मैं यही कहने वाला था, आज का जो स्टार परफॉर्मर है वो दरअसल रिलायंस ही है। और कल भी देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर समाप्ति दी थी। और एक डिस्क्लेमर भी यहाँ पर आपको पहले देते हैं, सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। और कल जिस तरह से इन्होंने नया ऑफर अपना लॉन्च किया उसके चलते देखिए तेजी बनी। तो बाजार का मूड संभालने का काम ये कर रहा है। ऑयल एंड गैस के दूसरे स्टॉक देखिए, बीपीसीएल में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही सरकारी कंपनियों में देखिए एनएचपीसी में तेजी है। अच्छा, बीपीसीएल एचपीसीएल को आप सरकारी कंपनी के तौर पर अगर देखना चाहें तो यहां पर भी देखिए अच्छी रैली है। एनएफएल में बढ़त है। भेल में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सब 4% ऊपर है। और एनएलसी यहां निवेली लिग्नाइट भी देखिए 3% की बढ़त दिखा रहा है। एंड्रू यूल एक और सरकारी कंपनी, यहां पर भी 3% की तेजी देखने को मिल रही है। तो सरकारी कंपनियों में एक्शन जबरदस्त आज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए जस्ट डायल जो आप कह रहे थे बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता हूं। एक्सिस बैंक कल की बढ़त के बाद देखिए आज यहां पर भी तेजी बरकरार है। तो
रूमर्स के बीच में एक्सिस बैंक क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। कल 5% ऊपर था, अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी होती हुई नजर आई और आज भी देखिए 1.5% की बढ़त के साथ शेयर कारोबार कर रहा है। लगातार खरीदारी होती दिख रही, कहीं कोई रुकने का नाम नहीं। और जस्ट एंड वागले साहब, आपका 515 का टारगेट पार करके निकल रहा है। अब अगर किसी के पास आपकी रिकमेंडेशन पर है पोजीशन, तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखे जाए? एज अ ट्रेडर आज का लो का स्टॉप लॉस रखे 510 के नीचे, 510 के आसपास। और मुझे अभी भी कोई भी लॉस ऑफ मोमेंटम नहीं दिखता है। मुझे लगता है ये 530, 532 की तरफ की मूव है। चलिए तो स्टॉक पर रखिए नजर। जेपी ग्रुप के शेयर थोड़े से कमजोर होते हुए जेपी एसोसिएट में 1% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। टाइटन में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली 52 वीक्स हाइस के आसपास आने के बाद होती हुई दिख रही है। कमजोरी में आज थोड़ा सा टीसीएस देखिए आगे है, इन्फोसिस में आधे % की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो आईटी सेक्टर में अच्छी रैली के बाद यहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन ओएनजीसी पर रखिए नजर, ये एक और सरकारी कंपनी जहां पर खबरें आ रही हैं कि एचपीबीपी के साथ विलय हो सकता है। देखिए यहां पर भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों में भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ। रेमंड से एक स्टॉक है हेमंत, जहां पर अच्छी वॉल्यूम एक्शन होता हुआ दिख रहा है। 0.17% हिस्सेदारी बदली है रेमंड्स की। एनएससी पर यह स्टॉक आपके लिए लेकर आते हैं और 563 रुपए 75 पैसे। जी हाँ, इस प्राइस पर रेमंड्स में एक ट्रेड हुआ है मेरी स्क्रीन पर। कितना शेयर है? 1,02,000 शेयर का। अच्छा, इक्विटी छोटी है इसका मतलब रेमंड्स का। 1,02,000 शेयरों का कारोबार हुआ। 6-7% की रैली भी हुई थी कल। 6-7%। कल सारे मुंबई बेस्ड जिनके पास रियल एस्टेट है, जी सारे शेयर, बॉम्बे डाइंग, रेमंड्स, सेंचुरी टाइप के शेयर भागे थे। आज यहाँ पर बड़े ब्लॉक होते हुए दिख रहे, तो एक ब्लॉक डील 0.17% की हिस्सेदारी बदलने का यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर दिखा। लेकिन वायदा कारोबार में एक स्टॉक जिस पर नजर रखनी चाहिए, बीपीसीएल। इन तमाम ऑयल एंड गैस कंपनियों में सबसे ज्यादा एक्शन अगर आज मुझे कहीं दिख रहा है तो वो बीपीसीएल में दिख रहा है। और वो क्यों दिख रहा है? 1% स्टॉक मजबूत है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट देखिए 14% बढ़ गया है। सुबह सुबह यहाँ पर जबरदस्त पोजीशंस बनती हुई दिख रही, तो बीपीसीएल में कुछ एक्शन साफ तौर पर होता हुआ दिख रहा है। विश्वेश, आप देखकर बताएं एफएनओ ट्रेडर्स के लिए क्या खरीदारी का मौका है 713-14 रुपए के आसपास? अगर हम बात करें बीपीसीएल की एनालिसिस, तो मेरा ऐसा मानना है कि बीपीसीएल रिलेटिव टू ओएमसीज अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो पिछले 2-3 दिन में हमारी जो सलाह थी वो भी रिकमेंडिंग अ पेयर ऑफ बाइंग बीपीसीएल एंड सेलिंग एचपीसीएल टाइप। तो करंटली अगर फ्यूचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना हो तो मेरा ऐसा मानना है जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो बेहतरीन है। और करंटली बीपीसीएल में नेकेड कॉल खरीदने की सलाह हो सकती है। बीपीसीएल का अगर आप करंट मंथ का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद के चलो तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से 2 से 3% की तेजी देखी जा सकती है टिल वी क्लोज फॉर द एक्सपायरी। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ठीक ही लग रहा है बीपीसीएल, बिकॉज ओएमसीज बास्केट में बीपीसीएल ने अंडर परफॉर्म किया था, तो यहाँ से बीपीसीएल आउट परफॉर्म करे वो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। बलिया साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये बताइए, आप कल क्लोजली देख रहे थे, रिलायंस जियो ने जो प्राइम मेंबरशिप 99 रुपए में देने का फैसला किया, उसके बाद 303 रुपए प्रति महीने पे हैप्पी न्यू ईयर ऑफर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बताइए, एब्सोल्युटली बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, क्या व्यू आपका? पॉजिटिव तो है बिकॉज ऑफ दिस अनाउंसमेंट येस्टरडे, क्योंकि अभी तो इनकम तो चालू हो जाएगा April 1 से। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक इट विल बी नेगेटिव फॉर द अदर टेलीकॉम कंपनी। उसके कारण हम लोगों ने देखा कि भारती पे भी थोड़ा प्रेशर था। सो आई थिंक दैट प्रेशर विल कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल लॉन्गर। एट द सेम टाइम लुकिंग एट द वे द ऑयल प्राइसेस आर गोइंग, आई थिंक द refining margins should improve going ahead still further. % की तेजी। अच्छा, एक बार कंट्रीब्यूटर्स लाके देखते हैं कि कौन सा स्टॉक इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशंस में इसी शेयर का नाम होने वाला है। आज ये स्टॉक ऑफ द मोमेंट है, 17 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। बाजार हो सकता था लाल निशान में चला जाता अगर आज रिलायंस इंडस्ट्री इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा। बताऊं, जनरली ये होता है कि रिलायंस की एजीएम या रिलायंस की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद लोगों ने वो आम धारणा बना ली कि इसे शॉर्ट करना चाहिए, तो आज उसके विपरीत जबरदस्त ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। सिंगल हैंडेडली 9,000 की तरफ निफ्टी को ले जाने की कोशिश रिलायंस की तरफ से होती हुई दिख रही। तो आज का स्टार परफॉर्मर रिलायंस है। अनिल, अब तक आईटी सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, फार्मा सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, फिर बैंक से तेजी देखने को मिली, और आखिरी जो लेग है जो 9,000 के लिए चाहिए वो लग रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज ही लेकर आएगा। 9,000 जनरली ऐसा देखा जाता है कि एक एक सेक्टर, कहते हैं ना, लंबी जब दौड़ हो तो कुछ कुछ सेक्टर्स अपना योगदान करते हैं, तो ये तो एक लौता स्टॉक है जो काम रखता है, बिल्कुल भागने के लिए तैयार है, सेंचुरी मारने के मूड में आ चुका है अब निफ्टी रिलायंस के दम पर। और देखिए क्या मजबूती होती हुई दिख रही है। 22 अंकों की तेजी इस निफ्टी में है। एक स्टॉक जो भागने के लिए तैयार है
जैसा कि कल शायद जेट और जेएसपीएल भागे थे, वो है यूनियन बैंक। अगर चार्ट्स पर वागले साहब टप्पा लगाएंगे तो फिर भागेगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं वागले साहब आप देखिए रिलायंस और जस्ट डायल छोड़ दें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेन जो इस वक्त मुझे दिख रहा है यूनियन बैंक दिख रहा है 5%, और उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसलिए नहीं कि बड़े दिनों बाद आज ये वायदा कारोबार के बैंड से बाहर आया, और कल आपने देखा बैंड से बाहर आने के बाद जहां बाइंग इंटरेस्ट है वो शेयर कैसे तेजी से भागे। यूनियन बैंक के चार्ट पर बताएं क्या बनती है खरीदारी? अनिल जी बिल्कुल बनती है, हालांकि इक्वेशन थोड़ा सा मतलब मैं जो ट्रैक करता हूं वो इतना पॉजिटिव नहीं है, बट मैं प्रीएम कर रहा हूं और ये कल के हाई से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है ये 155-156 तक आज और कल तक जाना चाहिए, और स्टॉप लॉस इसमें ₹2 टारगेट 4.5-5 रुपए होगा। अच्छा विश्वेश, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आप बताइए डेटा किस तरह का बन रहा है, क्योंकि मुझे नहीं याद आता बाजार खुलने के 5-10 मिनटों बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा हैवी वेट 5% की कभी रैली दिखा रहा हो। ये हमने खुलते ही कहा कि स्टॉक ऑफ द कभी नहीं हुआ, रिजल्ट पे नहीं होता है। एग्जैक्टली, तो इसीलिए आज स्टॉक ऑफ द मोमेंट तो यही है, इससे नजरें नहीं हट रही हैं किसी की भी, और मार्केट को भी ऊपर यही ड्राइव कर रहा है। ये बताइए अभी भी मौका है क्या, और आपका टारगेट क्या आ रहा है? हेमंत जी अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1100 का कॉल ऑप्शन वाज हैविंग अराउंड 11,86,000 शेयर्स, और अगर इस वक्त वो 1100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है 1100 के कॉल ऑप्शन के जो राइटर्स हैं दे वुड वांट टू रन फॉर द कवर, एंड इन दैट केस इफ दे रन फॉर द कवर मेरे हिसाब से स्टॉक में काफी अच्छी तेजी दे सकती है। फिर 1200 का जो ये मैं फैब की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो करंट मंथ में ऑलरेडी 1140 चल रहा है, लेकिन फैब मंथ का जो 1100 का कॉल है वो 4.5 रुपए चल रहा है। तो अगर एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी करे कि आप करंट मंथ का 1100 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके नेक्स्ट मंथ का 1100 का ऑप्शन शॉर्ट करे तो भी एक अच्छा पैसा बन सकता है। अनदर थिंग व्हाट यू कुड डू इज प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ का 1200 का कॉल ऑप्शन है जो करीबन 25 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है। लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी द ट्रेड आई वुड लाइक टू टेक। 1200 का कॉल ऑप्शन समवेयर अराउंड ₹3.50 और डेटा अगर रिफ्रेश कर रहा हूं मैं तो आ रहा है में ये वो करीबन 1200 के ऊपर 1180 हो गया विश्वेश हो गया। एक राय में रिलायंस पे मेहरबून से भी ले लूं। मेहरबून बताइए 1140-1150 के आसपास आप खरीदेंगे? आई थिंक मैं आपका कमेंट बड़े ध्यान से सुन रहा था और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि यहाँ से निफ्टी को अगर बढ़ना है जो मैं समझता हूँ डेफिनेटली बढ़ सकता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर रिलायंस का डेफिनेटली अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर पिछले 8-9 साल में आप रिलायंस को ध्यान से देखो तो ये स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। काफी लोग पेशेंस लूज कर रहे थे, मैनेजमेंट कहती आ रहे थे कि वी आर गोइंग टू हैव दिस बिजनेस, रिटेल बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस, बट अल्टीमेटली दिस इज गेटिंग फ्रक्टिफाइड। और जब ये फ्रक्टिफाई होता है और आगे देखते हुए आपको लगता है कि अप्रैल से चार्जेस भी लगने वाले हैं, आई पीपल आर नाउ स्टार्टिंग टू फील कि रिलायंस डेज आर कमिंग अगेन। नाउ इफ दैट बी द केस आई डेफिनेटली फील द स्टॉक हैज इट इन हिम to go at least 5 to 10% further from here in the short term। अगर वो होता है तो आई प्रॉमिस यू द निफ्टी का जो टारगेट लोग कहते थे कंजर्वेटिव ऑप्टिमिस्टिक, आई थिंक दैट विल ऑल बी सरपास्ड एंड गो अप एंड रिलायंस कुड बी अ मेजर कंट्रीब्यूटर। So I would say at the present level, after the 4-5% rally which has happened today, I would say traders can possibly still buy into the stock। इन्वेस्टर्स को मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सेंटीमेंट जरूर इंप्रूव हुई है पोस्ट व्हाट मिस्टर अंबानी सेड ऑफ चार्जिंग फ्रॉम 1st of April, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल P&L अकाउंट में आने को अल्टीमेटली थिंग्स टेक इट्स ओन टाइम। सो इन्वेस्टर्स हु वांट टू बाय फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म एंगल विल हैव टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट, बट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म एंगल जो मोमेंटम आज शुरू हुआ है वॉल्यूम्स के साथ, मुझे लगता है येस द स्टॉक कैन मूव 5 to 6% फर्दर फ्रॉम हियर, एंड फॉर ऑल यू नो दिस कुड बी द सिंगल मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर सीइंग अ न्यू हाई ऑन द निफ्टी इफ इट हैपेंस इन द नियर। तो ये शेयर को कंट्रीब्यूट करना है 5 से 6% की और तेजी देखने को मिल सकती है। और जब मेहरबून जी बात कर रहे थे तो वागले साहब लगातार कह रहे थे अभी खरीद लेना चाहिए। 2009 के बाद पहली बार ये लेवल्स देखने को मिले रिलायंस इंडस्ट्रीज में, बताइए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। हेमंत ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंट्राडे ट्रेडर्स ऑलरेडी 5% अप है, इसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, लेकिन मैं 1300-1350 की मूव की बात करूंगा, 200 रुपए यहां से, तो ऐसे में इंट्राडे के लिहाज से वो देखना नहीं चाहिए। मुझे लगता है 20-30-40 रुपए करेक्शन आता है, झपक लेना चाहिए और 1350
20, 30, 40 रुपए सर कहाँ से आएगा? नहीं अगर आ जाता है, आज नहीं आएगा, कल आएगा, लेकिन आप अगर डे ट्रेडर का व्यू से लेते तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 5% बड़ा हुआ तो ऊंचाई पर आ गया ये शेयर। बिल्कुल। अच्छा, ये एक डिस्क्लेमर फिर से देना जरूरी है। रिलायंस का जब जिक्र चल रहा है, CNBC आवाज TV18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और TV18 ब्रॉडकास्ट का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। तो ऐसे में ये आप रिलायंस के स्टॉक पर कोई भी बाय सेल होल्ड का अपना डिसीजन ले तो हमारा ये डिस्क्लेमर आप जरूर ध्यान में रखें। और अब बात करते हैं आज के 2 स्टॉक की जो सुबह से काफी रिकमेंडेशन में आए। किरण, आपके लिए सवाल है, पीटीसी इंडिया फाइनेंस और पीटीसी इंडिया। पीटीसी 1% मजबूत है, पीटीसी इंडिया फाइनेंस 3-3.5% मजबूत है। क्या इन दोनों शेयरों में अब भी खरीदारी की जा सकती है? स्टॉप लॉस और टारगेट बताएं अपने। पीएफसी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है अनिल जी, क्योंकि ये तो ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है कि आज करीबन 144 लेवल्स ये छूता नजर आएगा। अभी अगर कोई लॉन्ग करता है तो आपका स्टॉप लॉस 137 यानी कि बहुत नजदीक है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी अच्छा दिखाई दे रहा है। पीटीसी की बात करें तो पीटीसी हाँ बिल्कुल बाय ही करना चाहिए, मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मेरा स्टॉप लॉस जो था वो करीबन 89 का था, अभी वो थोड़ा सा ट्रेल करते हुए मैं जाऊंगा। 9150 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा और टारगेट्स जो मैंने कहा 98 ये कल परसों तक आ जाने चाहिए। तो 98 के टारगेट के साथ पीटीसी में आपको निवेश करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। ये राय निकल कर आ रही है। अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है और पीएफएस हमने कहा था, देखिए लोग यहां पर भी तेजी कर रहे हैं। एनएलसी निवेल लिग्नाइट में भी, आरईसी ने आज फिर नया 52 वीक हाई लगा लिए और पीएफसी में भी तेजी देखने को मिल रही है। एनएफएल, एनएचपीसी, बीपीसीएल, भेल, ये हैं वो सरकारी कंपनियां जहां जबरदस्त एक्शन आज के दिन देखने को मिल रहा है। इस एक्शन को और आगे बढ़ाएंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर बातचीत होगी। हमारे पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नब्बे अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती और आज का स्टार रिलायंस इंडस्ट्रीज दमदार तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है और 6% का बड़ा उछाल 1150 के पार निकलता हुआ 8 सालों के नए उच्चतम स्तर पर। और इसी की ग्रुप कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, ये एक और स्टॉक है जहां पर भी दमदार तेजी बनती दिख रही। 7% के आसपास की मजबूती वहां पर भी आपको नजर आएगी। ये है इस वक्त का रुझान आपके लिए। चलिए एक और स्टॉक जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है वॉल्यूम के लिहाज से, वो है ग्रीव्स कॉटन। ग्रीव्स कॉटन पर नजर डालिए, यहां पर एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। 1/4% हिस्सेदारी ग्रीव्स कॉटन की बदली है। 6,15,000 शेयरों का कारोबार हुआ है 158 रुपए के दाम पर। जी हाँ, इस दाम पर ग्रीव्स कॉटन में एक ट्रेड होता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से ये अमरीश आपकी कवर लिस्ट में है। मेरी रिकमेंडेशन थी करीब 120-122 में। काफी दिन चला नहीं था, पर अभी हम लोगों ने करीब 160 के आसपास 50% बुक कर लिया। अच्छा, और एम्बिट का कहना है इस शेयर को खरीदना चाहिए इस साल के लिए। प्रकाश दीवान जी जो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ आते हैं, उन्होंने इस साल के लिए इसको अपना बेहतरीन आइडिया बताया। पूरे साल के लिए अगर एक शेयर खरीदना हो तो वो कहते हैं ग्रीव्स कॉटन खरीदना चाहिए और क्या दमदार प्रदर्शन भी दिखाया है। बिल्कुल, तो बड़ी तेजी हुई है। चार्ट्स पर क्या सिचुएशन है ग्रीव्स कॉटन के लिए, वागले साहब बताएं जरा। अनिल जी, ये बाउंस बैक मूव मैं समझता हूँ। हालांकि मैंने ये 145 में आइडेंटिफाई किया था, एक मूव आई 165 तक। अब आप अगर वीकली व्यू लेते हैं तो व्यू पॉजिटिव है, मेरा 180 का टारगेट होगा। बट अगले कुछ दिनों में ये 160-162 में ब्रेक करने के लिए काफी स्ट्रगल होगा इसमें। तो शॉर्ट टर्म में इट इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। ओके, चलिए तो इस पर रखिए नजर। शॉर्ट टर्म में इतनी तेजी नहीं दिख रही है, लेकिन आप देखिए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक का 1.5% मजबूत है। कल की तेजी के बाद आज फिर से यहां पर फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। और पावर शेयरों पर रखिए नजर। देखिए अडानी पावर, टोरेंट पावर, एनएचपीसी, तो आरईसी जैसे स्टॉक्स भी देखिए अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स, यहां पर भी अच्छी तेजी है। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में निकल कर आएगा कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार कुछ बड़ी सब्सिडी का ऐलान करने वाली है, तो इस पॉलिसी पर हमारी नजर रहने वाली है। और पावर शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए इस इवेंट से पहले बिल्कुल, तो साफ तौर पर खरीदारी हो रही है, सुबह से हो रही है। मेरे ख्याल से बड़ा मूव तो शायद कैबिनेट की बैठक के बाद आए कि वहां पर किस तरह के फैसले होते हैं, उसका लोगों को इंतजार है। एक और स्टॉक जिस पर नजर रखिएगा वो है IFCI।
आधा पौन % मजबूत है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 10% बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन बता दूं आपको कि वायदा कारोबार के बैन में है, तो फ्रेश पोजीशन तो नहीं बननी चाहिए, लेकिन लगता है रोलर्स कुछ होते हुए दिख रहे हैं, तो इस काउंटर पर भी नजर रखिएगा आप आज के सेशन में। ये एक स्टॉक है जो अच्छी तेजी दिखाने के मूड में आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल पोजीशन जो वायदा कारोबार में बनी उनमें एक स्टॉक रिलायंस इंफ्रा है। रिलायंस इंफ्रा में 1.5% की मजबूती आई है और 5% के आसपास की तेजी। विश्वेश, एफएनओ ट्रेडर्स के लिए 570-71 पर क्या ट्रेड बनता है कोई? कौन सा स्टॉक? रिलायंस इंफ्रा। जी, रिलायंस इंफ्रा में अगर करंट मंथ की बात करें तो एक्सपायरी के लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट लेवल के ऊपर ज्यादा कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर मोर और लेस इन पावर स्पेस मेरे ख्याल से पीएसयू जो पावर कंपनियां हैं वो बेटर कर रही है। इमीडिएटली लेग लस्टर रहना चाहिए। 570 एक डेफिनेटली रेजिस्टेंस लग रहा है मुझे, सो मेरे हिसाब से अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। देखिए, स्टॉक ऑफ द मोमेंट तो देखिए रिलायंस ही है। 7% की तेजी आज यहाँ पर होती हुई जबरदस्त अप मूव देखने को मिल रहा है। आज इस स्टॉक में कुछ तो बड़ा हुआ है। आज देखना होगा एट द एंड ऑफ द डे किस तरह की डिलीवरीज होती हैं, लेकिन 7% का मूव मुझे नहीं याद आता कि इतनी बड़ी तेजी बाजार खुलने के 15-20 मिनटों में रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिली हो, और 8 साल के हाईएस्ट लेवल पर। बागले साहब, आप एक बार फिर से दोहराइए, आपका टारगेट क्या है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक के लिए? मैंने तो 1350 की बात की थी, और एक चीज कहना चाहता हूं कि 7 साल के बाद अगर ऐसा कुछ होता है, और रिलायंस ऐसा स्टॉक नहीं है कि जो इनलिक्विड है, इजीली मूव होता है, बड़े हाथी लगते हैं इसको हिलाने। बिल्कुल, आपने जो बोला वो सही है, और खुद भी एक हाथी है। हाँ, ठीक बात है। तो ये कुछ देयर इज समथिंग मच मोर पॉजिटिव देन व्हाट मीट्स द आई, और मुझे लगता है ये इसके लिए मैंने बोला ये डे ट्रेडिंग के लिए से लेना नहीं चाहिए, स्टॉप लॉस नहीं बैठे। पिछली बार जब इस तरह का एक्शन हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तब हमने देखा था जब एक बायबैक इन्होंने अनाउंस किया था, तब इस तरह के मूवमेंट्स स्टॉक में देखने को मिले थे। और अब इतने सालों के बाद देखिए आज का स्टार परफॉर्मेंस इससे नजरें नहीं हट रही। पावर ग्रिड, इस शेयर पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि पावर ग्रिड में 81 लाख शेयरों का एक ट्रेड हुआ है। बहुत बड़ा ट्रेड है, 81 लाख शेयरों का ट्रेड छोटा नहीं होता। 0.15% हिस्सेदारी पावर ग्रिड की बदली एनएससी पर यह स्टॉक लेकर आई है। आज हम लगातार पावर शेयरों की सुबह से बात कर रहे हैं, तो पावर शेयरों में जो एक्शन हो रहा है न्यूज फ्लो के हिसाब से, अब पावर ग्रिड में आप एक्शन जो देखेंगे वो वॉल्यूम के हिसाब से होता हुआ दिख रहा है। 81 लाख शेयरों का कारोबार यहां पर हुआ, तो ये एक शेयर एक्शन में रह सकता है। और आप देखिए स्टॉक में 7% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इस पर नजर रखिएगा, क्योंकि 10 बजे कैबिनेट की बैठक है और उसमें बड़े पावर सेक्टर से रिलेटेड फैसले लिए जा सकते हैं। और उससे पहले बड़ी हिस्सेदारी 81 लाख शेयरों का कारोबार, देखिए 99 लाख मिलियन, यानी कि 1 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं अब तक एनएससी पर। और किरण से पूछते हैं पावर ग्रिड के बारे में। किरण, बताइए इसके चार्ट्स। ये चार्ट न्यूट्रल है अनिल जी, मुझे कोई बहुत बड़ी मूव दिखाई नहीं दे रही है, पर अब एक लेवल है जहां पे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स की नजर होनी चाहिए। 208-208-50 का लेवल है। अगर ये लेवल निकल जाता है तभी एक बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि तब तक के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। 208-208-50 के ऊपर जब जाता है तभी एक मूव आएगी, बल्कि अगर इसके नीचे रहता है तो डाउन साइड करीबन 200 रुपए तक आने की प्रोबेबिलिटी भी है। चलिए, तो पावर ग्रिड इस शेयर पर रखिए नजर। अच्छा, एक्सिस बैंक, ये बताइए ये कैसा लग रहा है आपको? मेहरबून, आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इस इवेंट को? जो रूमर्स आ रहे हैं कि विलय हो जाएगा किसी बड़े बैंक के साथ, देखिए अब तक जो तेजी देखने को मिली है वो काफी सराहनीय है। 5% की कल, 3% की आज, आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक अगर फंडामेंटल एंगल से अगर आप पूछे तो आई वुड से दैट हमेशा की तरह मेरा व्यू कंसिस्टेंट है कि कोटक, इंडसइंड बैंक एंड HDFC बैंक, ऑफकोर्स ये 3 को मैं कोर होल्डिंग मानता हूं कि इसको खरीदो और भूल जाओ। आई थिंक अपकमिंग बैंक में मैं RBL बैंक को मानता हूं। और रही बात ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और येस बैंक, उसे मैं हाई बीटा स्टॉक्स मानता हूं। इसमें से वीकेस्ट फंडामेंटली, वीकेस्ट कमजोर फंडामेंटली, और जिसके आगे 1-2 क्वार्टर और थोड़े प्रेशर जरूर आ सकते हैं इधर उधर, वो है एक्सिस बैंक। लेकिन हमें इज्जत देना चाहिए मार्केट को, हमें समझना चाहिए कि मार्केट सब जानता है और भाव दिखाता है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस, आई थिंक मैं ये भाव पर एक्सिस बैंक बेचूंगा नहीं। बेचना था, बेच देना चाहिए था, अभी बेचना नहीं चाहिए। रही बात आपकी बात के मार्केट पे जो खबर चल रही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पेकुलेट। मुझे क्या बोलते हो सर, सिनर्जी के एंगल से मुझे नहीं लगता वो होगा।
सूटी का सेल अगर होता है तो उसमें थोड़ी एक्शन डेफिनेटली बिल्डअप हो सकती है, एंड आई पर्सनली बिलीव एक्सिस बैंक फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल कैन एंड अप गिविंग पॉजिटिव रिटर्न्स टू ट्रेडर्स। रही बात इन्वेस्टर्स की, जैसे मैंने कहा कि आई थिंक इफ यू वांट टू बाय फंडामेंटली सॉलिड बैंक स्टॉक्स इन द प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर देयर आर बेटर प्लेस अवेलेबल, बट इफ यू वांट टू आउट परफॉर्म द अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन द शॉर्ट टर्म, मे बी इन द नेक्स्ट 3 to 6 months टाइम ऑल्सो, वहां पे एक्सिस बैंक एक कैंडिडेट बन सकता है एज अ डार्क हॉर्स। तो मैं कहूंगा एक्सिस बैंक इफ एनीथिंग मैं खरीदने का रिकमेंड करूंगा, एंड एट दिस प्राइस आई विल नॉट एडवाइज पीपल नाउ टू गो एंड सेल द स्टॉक। परफेक्ट। लेकिन इस बीच एक और स्पेस जिस पर नजर रखनी चाहिए और वो है अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर। रिलायंस इंडस्ट्रीज की शानदार मजबूती के बाद आप देखिए अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में तेजी बनने लगी है, और रिलायंस इंफ्रा का हमने अभी जिक्र किया, उसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, ये तमाम स्टॉक्स है एडीएजी ग्रुप के जो काफी तेजी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। दिन के हाई पॉइंट पर ये सारे स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इनमें वागले साहब चार्ट पर क्या है सिचुएशन, कौन सा पसंद है आपको इन सब में? अनिल जी, मैं रिलायंस कैपिटल के साथ जाऊंगा। लास्ट 3 डेज का हाई जो कि लगभग 529 के आसपास है, उसको ब्रेक कर रहा है, और जैसे ही ये 530 के ऊपर चला जाएगा सीधा 545 तक की मूव का ये खुलता है, और एक 4 रुपए का रिस्क लीजिए, 12 से 15 रुपए का अपसाइड हो सकता है। ओके, और 530 के पार निकल भी गया है वागले साहब के कहते कहते, और यहाँ पर 4 रुपए की रिस्क है और आपको मुनाफा 10 से 15 रुपए का हो सकता है। तो देखिए जो बड़ा इफेक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज में आया उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बाजार में फैलता हुआ दिख रहा है। आपने देखा किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा तेजी से भागा, और अब अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में शानदार खरीदारी होती हुई दिख रही है। आर इंफ्रा 2% ऊपर, आर कैप 2% ऊपर, रिलायंस पावर 2% ऊपर, रिलायंस कम्युनिकेशन 1.5% ऊपर। ये तमाम शेयर तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, आज बड़े मूव्स आते हुए दिख रहे हैं, जिस किसी भी शेयर के नाम के आगे रिलायंस लगा हुआ है वहां पर बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। चलिए हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। महरबून सर, किरण जी, आप दोनों का शुक्रिया, विश्वेश और साथ ही अमरीश सर, वागले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम शेयरों पर हमारे हम दर्शकों को राय देने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे HRBV क्लाइंट सोल्यूशन के TS हरिहर साहब। जानेंगे उनसे इतनी बड़ी तेजी की वजह रिलायंस ग्रुप के शेयरों में और इस लेवल पर कहां करना चाहिए आपको निवेश, इस ब्रेक के बाद। सत्तर अंकों पर है सेंसेक्स और 20 अंकों की मजबूती है निफ्टी में, और निफ्टी और सेंसेक्स में जो मजबूती दिख रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर से है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 6.5% अब भी मजबूत है। हाँ, एक्सिस बैंक 2.5% की मजबूती के साथ अपना योगदान देता हुआ दिख रहा है, लेकिन बाकी शेयरों में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। खासतौर से TCS जिसकी कल हम बात कर रहे थे कि देखिए डिराइव वैल्यू 2440 रुपए होती है ओपन ऑफर की, और आप देखिए अब उस प्राइस के नीचे जाता हुआ 2430 रुपए TCS का दाम। इन्फोसिस, विप्रो, ये तमाम IT शेयर जो आज गिरने में सबसे आगे है। निफ्टी के टॉप 3 लूजर IT सेक्टर है जो कल हम यहां पर कवर कर रहे थे। इस बीच HRBV क्लाइंट सॉल्यूशंस के TS हरिहर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले तो रिलायंस पर ही राय दीजिए, 6-7% का बड़ा मूव आया है, क्या किया जाए इस शेयर में? नहीं, मेरे ख्याल से कल का जो मुकेश साहब का मीटिंग था, मेरे ख्याल से उसके बाद शायद से मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इसलिए आया है कि April 1 से जियो विल बी चार्ज सर्विस। अनिल जी, जहां तक मेरा ख्याल है इस रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो टेलीकॉम बिजनेस है इसमें और कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और इसका ROI कब आएगा। एक बात तो सही है कि इनका जो कोर रिफाइनिंग और पेटकेम बिजनेस है ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन कब तक ये प्रॉफिट्स को टेलीकॉम में डालते जाएंगे। मैं मानता हूं कि शायद यहां से 1200-1250 तक जा सकता है स्टॉक, पर आई थिंक वो लेवल पे डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर आने वाले स्टॉक पे। एक सेकेंड, ओके, तो ये स्टॉक है देखिए जो बेहतरीन तेजी दिखा रहे हैं। साथ ही ये बताइए सर, बाजार पर आपका व्यू क्या है इस समय? क्या लग रहा है आपको, नए हाइस के लिए बाजार तैयार हो रहा है? क्योंकि देखिए खराब खबरों पे गिर नहीं रहा है मार्केट और अच्छी खबरों पर क्या तेजी बन रही है। मैं मानता हूं कि निफ्टी डेफिनेटली 9000 तो निकलेगा। आई थिंक उसके ऊपर कितना जाता है इट विल डिपेंड लार्जली कि अगला क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, यूएस से किस तरह से ट्रेंड्स आते हैं, पर मैं मानता हूं कि डेफिनेटली निफ्टी 9000 के ऊपर तो निकल रहा है। एंड आई थिंक सेंसेक्स शुड प्रॉब्ली गेट क्लोजर टू अबाउट 29,500 30,000। इतना तो मुझे फिलहाल दिखाई दे रहा है। इसके आगे तो आई थिंक काफी हद तक इस बात पर निर्भर होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते हैं, आपके यूएस क्यूज कैसे आते हैं। सो आई थिंक दोज थिंग्स विल डिसाइड वेयर द मार्केट गोज बियॉन्ड दैट।
तो आगे चलते हुए ग्लोबल संकेत एक्चुअली है, मतलब इंटरेस्टिंग बात ये दिख रही है, जितने एक्सपर्ट्स हम बात कर रहे हैं लोकल फैक्टर्स को लेकर सब कॉन्फिडेंट है, कंफर्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्लोबली क्या होगा वो पता नहीं, और वो ग्लोबल इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं दिख भी रहा है। आईटी शेयर देखिए आज टॉप लूजर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये होते हुए दिख रहे हैं। इन शेयरों में क्या किया जाए हरिहर साहब, आपने तो ये तमाम शेयर बड़ी क्लोजली वॉच किए हैं, आईटी सेक्टर पर आप पैनी नजर भी रखते हैं, बताइए। नहीं अनिल जी, मैं तो ये आईटी सेक्टर में थोड़े दिनों से नेगेटिव हूं, और जिस तरह से टीसीएस ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया, मुझे लगता है कि बायबैक स्टॉक के लिए नेगेटिव रहेगा। और इसका कारण बहुत साफ है कि नॉर्मली जब भी एक कंपनी इतना बड़ा बायबैक करता है, इसका संकेत यही है कि कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसीलिए बायबैक करता है। क्योंकि रिलायंस जैसी कंपनी को देखिए, जिसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, वो तो कभी बायबैक करता नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस भी बायबैक ना ही करे तो अच्छा है, इट विल बी मोर पॉजिटिव फॉर द वैल्यूएशन। क्योंकि बायबैक में होता क्या है, आपका ईपीएस तो बढ़ जाता है लेकिन आपका पी कम हो जाता है, तो नेट नेट आपका जो वैल्यू होता है वो या तो वहीं रहता है या नीचे जाता है। तो आई थिंक बायबैक इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर टीसीएस, और वैसे भी मैं आईटी सेक्टर पे थोड़ा नेगेटिव ही हूं। ओके, तो आईटी सेक्टर पर नेगेटिव है, लेकिन कौन से सेक्टर्स हैं अभी भी निवेश के लायक आपके लिहाज से? मेरा बहुत बड़ा बेट अगले 3 साल के लिए फाइनेंशियल सेक्टर पे है, और विद इन फाइनेंशियल सेक्टर मेरा आई वुड से द बिगर बेट वुड बी ऑन दी नॉन बैंकिंग स्पेस। क्योंकि जहां तक बैंक्स का सवाल है, आई थिंक प्राइवेट बैंक्स तो लगभग फुली वैल्यूड है, और पीएसयू बैंक्स में अब भी जो एनपीएस का जो ओवरहैंग है वो बहुत ज्यादा है। तो मेरे पिक्स आप पूछोगे तो आई थिंक एमएफआई जो माइक्रो फाइनेंस स्पेस है, उसमें आई थिंक सैटिन क्रेडिट केयर मेरा एक बहुत बड़ा पिक है, बहुत अच्छी अर्निंग्स है, डिमोनेटाइजेशन के बावजूद उन्होंने अच्छा अर्निंग्स रिपोर्ट किया है। और दूसरा एक पावर हाउस की तरह एमर्ज हो रहा है, इंडिया इन्फोलाइन। आई थिंक ये 2 स्टॉक्स में मेरा नजर है। आई थिंक दे कुड बी बिग वैल्यू क्रिएटर्स इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। सैटिन क्रेडिट और आईएफएल 2 एनबीएफसीज पसंद है, ये कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट टीएस हरिहर साहब। और इस बीच मिड कैप इंडेक्स फ्लैट होता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी हरे लाल निशान के बीच में झुलता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। आज के हाईज बता दूं, बैंक निफ्टी पर 20,950 के हमने हाई बनाए, 943 एग्जैक्टली, और निफ्टी पर 8,940 के आसपास का हाई बनता हुआ नजर आया। लेकिन जो इम्पैक्ट है आज की तेजी का रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो हम बात कर भी रहे थे कि देखिए जिस किसी शेयर के नाम के आगे रिलायंस लगाओ, वो तमाम शेयर काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं। अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर सब 2-3% भाग चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रा आपके सामने लेकर आते हैं, ये स्टॉक भी काफी तेजी से भागा। अब एक और स्टॉक है जिस पर मुझे लगता है बाजार की नजर पड़ती हुई दिख रही है, दिन के हाई पर पहुंच रहा है, जयकॉप। ये भी रिलायंस ग्रुप के एक्शन के साथ जुड़ी हुई कंपनी हमेशा। यहां पर अब देखिए 5-5.5% की मजबूती जयकॉप में बनती हुई दिख रही है, और ये शेयर भी दिन के हाई पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है भारी भरकम वॉल्यूम के साथ। तो तमाम ये शेयर बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और अब इस लिस्ट में जयकॉप भी शामिल है। कोई स्टॉक ऐसा तो नहीं जो हम रिलायंस से जुड़ा हुआ रोज छूट रहा हो, न सोच पा रहे हो, पता नहीं सारे बिल्कुल, तो ट्रेडर्स बहुत उत्साहित हैं। लेकिन एक बात तो है हरिहर साहब, आज के मार्केट की अभी हम दिखा रहे थे कंट्रीब्यूटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर ये चाल नहीं होती तो बाजार दरअसल लाल निशान में ही है, ये बात तो सत्य है। क्योंकि आप देखिए आज बाजार में निफ्टी में 34 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन तो रिलायंस का ही है, और 20 पॉइंट निफ्टी मात्र ऊपर है, तो 10-12 पॉइंट तो नीचे ही होता अगर ये रिलायंस अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहा होता। आपने इसे किस तरह से रीड किया? और ये बताइए, कल मुंबई महाराष्ट्र के 10 महानगर पालिका के चुनाव के आउटकम भी आएगा, अब बहुत क्लोजली लोग वॉच कर रहे हैं, बीजेपी जीतेगी या शिवसेना। दोनों सूरतों में बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा, या बाजार की नजर आपको लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर ही है फाइनली? नहीं, देखिए पहली बात आपने जो इंडेक्स वेटेजेस की बात की, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप जो हेवी वेट से इन्फोसिस टीसीएस देखिए सारे नेगेटिव है, तो डेफिनेटली जैसे आप कह रहे हैं रिलायंस नहीं होता तो शायद आज सेंसेक्स और निफ्टी ऑलरेडी नेगेटिव में होता। आई थिंक द बिगर ट्रेंड क्या हो रहा है कि मार्केट में लीडरशिप बदल रहा है। पिछले 10 साल में रिलायंस हैज नॉट बीन अ मार्केट लीडर, इन्फोसिस रहा है, टीसीएस रहा है, आईसीआईसीआई बैंक रहा है, एचडीएफसी बैंक रहा है, टाटा मोटर्स रहा है। मेरे ख्याल से वो शिफ्ट होकर फिर से रिलायंस ग्रुप के पास आ रहा है। आई थिंक दैट इज द बिग डिफरेंस दैट इज हैपनिंग। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, आई थिंक
मुंबई म्युनिसिपैलिटी लोग कहते हैं बट ये म्युनिसिपैलिटी नहीं है, एक स्टेट के बराबर है। आई थिंक 35 से 40 हजार करोड़ का इनका बजट है, तो इट इज नॉट एनी स्मॉल म्युनिसिपैलिटी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेट। तो आई थिंक डेफिनेटली इट विल हैव एन इम्पैक्ट। यदि रूलिंग पार्टी यहाँ पे आती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, बट मेरे ख्याल से ज्यादा इम्पैक्ट यूपी का पड़ेगा, क्योंकि यूपी इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द लोकसभा एंड द ओवरऑल असेंबली। तो यूपी का मेरे ख्याल से इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा मार्केट्स पे। कल अनिल धमाकेदार दिन होने वाला है, एक्सपायरी का दिन भी, और साथ साथ में चुनाव के आउटकम भी आते हुए नजर आएंगे। बाजार की एक नजर तो इस पर भी रहने वाली है कल के दिन। बिल्कुल, हेक्सावेयर एक और स्टॉक है, इस पर जाते जाते नजर रखेंगे, लेकिन उससे पहले शुक्रिया अदा करेंगे हम हमारे एक्सपर्ट हरिहर साहब का। हरिहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और बाजार ऐसे तो मजबूती के साथ है सेंसेक्स और निफ्टी पर। बैंक निफ्टी अब धीरे धीरे फिर से रिकवर करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, 20,900 पर आता हुआ दिख रहा है। हेक्सावेयर ये शेयर नजर में रखिए, क्योंकि स्टॉक दिन के हाई पर आता हुआ दिख रहा है। 9% ओपन इंटरेस्ट हेक्सावेयर में अभी भी बनता हुआ दिख रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट गेनर की लिस्ट में ये शामिल होता हुआ दिख रहा है। पोजीशन बनती हुई दिख रही है, कुछ कुछ आईटी स्टॉक नीचे से रिकवर हो रहे हैं। एचसीएल टेक भी लाल से हरी निशान में आता हुआ। तो बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन, और पावर स्टॉक्स के बजाय रिलायंस ग्रुप के स्टॉक्स ने आज लाइमलाइट ले ली है मार्केट की, और अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हैं। बिल्कुल, पहला सदन में आज के लिए इतना ही। आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पावर स्टॉक्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों ही अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाते हुए। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे कमोडिटीज अपडेट के लिए मेरे ख्याल में आशीष वर्मा जुड़ने वाले हैं आज। बिल्कुल, आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें बता रहे हैं, और लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग। नमस्कार।